हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोकर राम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र या गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है। देखिए, गुणसूत्र हमने कंप्लीट कोशिका के बारे में बात की है, साइटोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कंप्लीट कोशिका की जो झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग है, उसके बाद में केंद्र की संरचना के बारे में डिस्कस किया। अब केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन जाल होता है उसके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण किया जाता है। और ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर जीन पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो गुणसूत्र होते हैं ये उस जीव के लिए, जीव की जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना होती है। तो गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र जिसे अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। देखिए, गुणसूत्र के बारे में हम सिंपल सी बात ये जानते हैं कि जो गुणसूत्र है इसका निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन जाल से होता है। तो जो क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन जाल से इस गुणसूत्र का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के दौरान जो क्रोमेटिन जाल है इससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और कोशिका विभाजन की जो विभिन्न प्रकार की प्रावस्था है उसमें से जो मध्यावस्था है या मेटाफेज है उसमें ये गुणसूत्र हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था? कोशिका विभाजन की मध्यावस्था, कोशिका विभाजन की मध्यावस्था जिसे मेटाफेज कहते हैं, मध्यावस्था या मेटाफेज, इसमें गुणसूत्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था के दौरान हमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं या गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो मेटाफेज या मध्यावस्था के दौरान। अब हम गुणसूत्र की खोज के बारे में बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर, खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है स्ट्रासबर्गर। खोज करने वाले वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्गर। और गुणसूत्र को गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो इसका जो नामकरण है वो करने वाले वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। नामकरण किसने किया? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें। गुणसूत्रों की संख्या, तो कोई भी जाति है, जीव की जो जाति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है। गुणसूत्रों की संख्या, कोई भी जीव है उस जीव की जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। फल मक्खी की बात करें, फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। मटर की बात करें तो मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। इस तरह से जो भी जीव की जाति है उस जीव की जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है। अब देखो, गुणसूत्र इस तरह का ये गुणसूत्र है। ये इस तरह का गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र के जो विभिन्न प्रकार के भाग है, हम ये गुणसूत्र इस प्रकार का होता है, लेकिन इसकी हम अध्ययन करते हैं, इसकी संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के भाग, गुणसूत्र की संरचना में इसके विभिन्न प्रकार के भाग। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं कि ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के बाहर एक पतली
बाह्य झिल्ली पाई जाती है, बाह्य आवरण पाया जाता है, उसको पेलिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेलिकल। गुणसूत्र के बाहर का आवरण, बाह्य आवरण। गुणसूत्र के सबसे बाहर पाया जाने वाला जो आवरण होता है, उसको, ये पतला आवरण होता है, उसे पेलिकल कहा जाता है। अब इस आवरण के अंदर किसी प्रकार के कण नहीं पाए जाते हैं, इसको हम कणिका विहीन कह सकते हैं, जो कि कणिका विहीन होता है। ये जो गुणसूत्र के ऊपर का आवरण है, इसको हम कहेंगे पेलिकल। तो सबसे पहला जो भाग है, वो गुणसूत्र की संरचना का सबसे पहला जो भाग है, उसको हम कहते हैं पेलिकल। सबसे बाहर का पतला और महीन कणिका विहीन आवरण। उसके बाद में देखो, एक गुणसूत्र के अंदर दो समान धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, इनको क्रोमेटिड कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमेटिड। दो समान धागे नुमा रचना कितनी होती है? दो। मतलब एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, और दो पतली धागे नुमा संरचनाएं। देखिए, एक तो संरचना है ये पतली धागे नुमा संरचना, तो ये एक अर्ध गुणसूत्र है, और ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र है। इस प्रकार एक गुणसूत्र के अंदर दो अर्ध गुणसूत्र या दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है ये क्रोमेटिड। क्रोमेटिड संख्या में दो पाए जाते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। दो पतले धागे नुमा संरचनाएं होती है, और धागे नुमा जो संरचना होती है, इनको क्रोमेटिड कहा जाता है। और इस क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र को क्रोमोनीमेटा भी कहा जाता है। नंबर 3 आता है आधात्री। आधात्री, देखिए, आधात्री का मतलब ये हुआ कि जो पेलिकल पाई जाती है, पेलिकल के अंदर जो समांगी द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसके अंदर ये क्रोमेटिड पाए जाते हैं या क्रोमोनीमेटा पाए जाते हैं। क्रोमेटिड के अंदर और पतले धागे नुमा संरचनाएं होती है, उनको हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इसके अंदर ऐसे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, इनको क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। तो पेलिकल के अंदर पाया जाने वाला समांगी पदार्थ, जिसमें क्रोमोनीमेटा निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आधात्री कहते हैं। तो देखिए, क्या कहेंगे? आधात्री का मतलब क्या हुआ? पेलिकल के अंदर पाया जाने वाला समांगी पदार्थ, समांगी पदार्थ, उसको क्या कहेंगे? आधात्री कहा जाएगा। नंबर 4 नंबर जो भाग है, वो है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये जो दो अर्ध गुणसूत्र बीच में जहां जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रोमियर। दो अर्ध गुणसूत्र बीच में एक जगह जुड़े हुए होते हैं, इसी को गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। बीच में एक जगह ये जुड़े हुए होते हैं, इसको प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। दो अर्ध गुणसूत्र बीच में एक जगह पे जुड़े हुए होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक संकीर्णन कहेंगे, और गुणसूत्र बिंदु इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार देखो, इसके चारों ओर की ये जो परत है, इसको हम कहेंगे पेलिकल। क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है।
और ये क्या है, अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड के अंदर ये जो धागे नुमा संरचनाएं होती है इनको क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। और ये बीच में जो ये संरचना पाई जाती है इसको गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है इसके अंदर, ये तो प्राथमिक संकीर्ण है, कई बार इसमें एक और संकीर्ण पाया जाता है, एक और संकीर्ण यदि पाया जाता है तो उसको हम द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। और ऐसे जो टुकड़े होते हैं, ऐसे जो खंड होते हैं इनको सैटेलाइट कहा जाता है। तो नंबर 5 सैटेलाइट, सैटेलाइट द्वितीयक संकीर्ण गुणसूत्र के अंदर द्वितीयक संकीर्णन से बनने वाले खंड या टुकड़े, उनको क्या कहेंगे हम, सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसे गुणसूत्र जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है उनको सैटेलाइट गुणसूत्र या अनुषंगी गुणसूत्र कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इनके ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, क्रोमोमियर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर माला में मनके, जिस तरह से एक माला में मनके पाए जाते हैं या मोती पाए जाते हैं, उसके समान गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, उसको जीन्स कहा जाता है। सैटेलाइट के बाद में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। जैसे माला में मनके या मोती समान सदृश संरचनाएं पाई जाती है, इनको कहा जाता है जीन्स। गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं, जीन को क्रोमोमियर भी कहा जाता है। तो ये माला में मनके, माला में मनके जैसी गोलाकार संरचनाएं होती है। कैसी संरचनाएं होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है, इनको जीन्स कहा जाता है। ये जो जीन्स है, जीन जो नाम है ये 1909 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जोहानसन, उन्होंने इन संरचनाओं को जीन्स नाम दिया। इससे पहले जो मेंडल थे, मेंडल नामक जो वैज्ञानिक थे, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा था, फैक्टर कहा था। मेंडल ने ये जो जीन्स है, इस जीन्स को मेंडल ने वो फैक्टर या कारक कहा था। मेंडल ने शुरुआत में जब ये मटर के पौधों पर प्रयोग किए तब इन्होंने इसको फैक्टर या कारक कहा। उस समय ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ज़्यादा खोज नहीं हुई थी। और 1902 के अंदर गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और उसके बाद में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर जीन शब्द दिया। इससे पहले जीन शब्द अस्तित्व में नहीं था। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि गुणसूत्र बिंदु जो दो अर्ध गुणसूत्र हैं इनको जोड़ने के लिए बीच में जो गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है उसकी उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो सबसे पहले अंतःकेंद्री, अंतःकेंद्री। सामान्यतः जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो अर्ध गुणसूत्रों के केंद्र में पाया जाता है, लेकिन इसकी स्थिति आगे पीछे भी हो सकती है। उस आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखा हमने अंतःकेंद्रिक, इसको अंग्रेजी में टीलोसेंट्रिक कहा जाता है, टीलोसेंट्रिक।
मतलब इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो गुणसूत्र का जो अंतिम छिरा है उस ओर होता है। एक छोर पर, एक छोर या एक सिरे पर गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है। जैसे देखिए ये गुणसूत्र है, ये इस तरह से गुणसूत्र है और इसका गुणसूत्र बिंदु यहां पाया जाता है, एक सिरे पर, ऊपर की ओर एक सिरे पर पाया जाता है। अब नंबर 2 आता है अग्र केंद्री, दूसरे को हम कहेंगे अग्र केंद्री। अग्र केंद्री मतलब ये एक सिरे के अंत पर नहीं है, अंत से थोड़ा पहले है, सिरे से अंत से थोड़ा हटकर है। इसको एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें क्या होगा, सिरे से थोड़ा हटकर, सिरे से थोड़ा हटकर होता है, सिरे से थोड़ा हटकर पाया जाता है। तो देखो इस तरह से, मतलब ये अंत में भी नहीं है और बिल्कुल बीच में भी नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अग्र केंद्री या एक्रोसेंट्रिक, सिरे से थोड़ा हटकर। इसके बाद में आता है उपमध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, और लास्ट में आ जाता है मध्य केंद्री, मध्य केंद्री। उपमध्य केंद्री और मध्य केंद्री। उपमध्य केंद्री को बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और मध्य केंद्री को कहा जाता है मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। अब उपमध्य केंद्री या सब मेटासेंट्रिक है, इसका मतलब ये होता है कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो मध्य से थोड़ा हटकर होता है और इसमें जो गुणसूत्र बिंदु है वो मध्य में पाया जाता है। तो देखिए गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल मध्य में पाया जाता है और इसमें क्या होगा, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होकर थोड़ा हटकर होता है, इस तरह से होता है। इसमें थोड़ा सा हटके, थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं, इस तरह से होता है। तो इसमें उपमध्य केंद्री और मध्य केंद्री, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है ये मध्य में पाया जाता है और इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो मध्य से थोड़ा हटकर, मध्य से थोड़ा हटकर होता है। इसमें जो गुणसूत्र होता है इसको हम कह सकते हैं, ये गुणसूत्र कैसा होता है, आई आकार का होता है। इसमें जो गुणसूत्र होता है वो जे आकार का होता है। इसमें गुणसूत्र एल आकार का होता है और इसमें जो गुणसूत्र है वो वी आकार का होता है। इस तरह से इनकी संरचना बन जाती है। ये देखो ये बिल्कुल मध्य में है, गुणसूत्र बिंदु सेंटर में है, तो इससे क्या है, वी आकार की संरचना बन सकती है। ये एल आकार की है, जे आकार की है और आई आकार की है। इस तरह से गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, अंतःकेंद्री, अग्र केंद्री, उपमध्य केंद्री और मध्य केंद्री। अंग्रेजी में कहें टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। इस प्रकार ये जो गुणसूत्र होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अब गुणसूत्र के यदि हम कार्य देखें, गुणसूत्रों का कार्य क्या है, तो देखो गुणसूत्र वैसे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, हालांकि कई इसके काम हैं, लेकिन सर्वप्रथम यदि हम देखते हैं तो गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं जिनको क्रोमोमीर कहा जाता है। माला में मन के समान होते हैं, मोती समान गोलाकार संरचनाएं होती है और ये जीन्स जो होते हैं, मनुष्य की बात करें तो लगभग
30,000 के आसपास जीन्स पाए जाते हैं। जितने भी लक्षण होते हैं सभी लक्षणों का निर्धारण इन जीन्स के द्वारा किया जाता है। जैसे बाल काले रंग के हैं, बाद में सफेद रंग के हो जाते हैं, त्वचा का जो रंग है, इन सब का निर्धारण जीन्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा इनका कार्य आ जाता है कि डीएनए जो है वो इस गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य किसका है? डीएनए का होता है। लक्षणों को अग्र पीढ़ी में ले जाना, आगे वाली पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य किसका है? डीएनए का है। और डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो समानता जाती है किसके कारण? डीएनए के कारण। थोड़ी बहुत असमानता भी आती है, किसके कारण? डीएनए के कारण आती है। यहां हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होता है, गाय का बच्चा गाय के जैसा होता है, भैंस का बच्चा भैंस के जैसा होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? डीएनए। इसी का कारण क्या है? डीएनए होता है। इसके अलावा इस डीएनए के अंदर, इस जीन्स के अंदर, गुणसूत्रों के अंदर उत्परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसको कहा जाता है, उत्परिवर्तन भी होता है। तो उत्परिवर्तन होने से क्या होगा? अचानक परिवर्तन आएंगे। अचानक परिवर्तन आने से नई जाति की उत्पत्ति होती है। मतलब विभिन्नताएं आएगी, विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र है या जो जीन्स है या जो डीएनए है, एक जीव के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण भी इस गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण भी इन गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर पाए जाने वाले जीन्स और इसमें पाए जाने वाले डीएनए के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर गुणसूत्र के बारे में समझने का प्रयास किया। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, कितने इसके भाग होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और गुणसूत्र के कार्य क्या है। इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।